Hello everyone, welcome to the channel. So today's video is continuation of our current affairs series जिसमें कि हम past 1 year के current affairs को cover कर रहे हैं। इसके साथ में ही current affairs के साथ I am going to tell you about the static points, factual points as well ताकि आपका बहुत अच्छे से revision हो जाए current affairs plus static के concepts का। और इसके पहले भी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ मास्टर वीडियो ऑफ अराउंड 3 आवर्स, सो वो आप वीडियो देख सकते हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ दैट वीडियो ओनली। ओके, नाउ इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं अलग अलग क्वेश्चंस की, सो दैट चेंजिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो कि आजकल बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी सारा कुछ इसमें डील हो सके। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास, टुडेज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Now Phaeton 2, what is Phaeton 2? Now this is an hypersonic vehicle by China. Drawer 1 communication satellite recently launch किया था इजराइल ने। Next is Elisa Carson is the youngest astronaut for Mars mission and ये NASA की एस्ट्रोनॉट है। तो इसमें आपको बताना है either statement 1 और 2 is correct, 2 और 3, 1 और 3 और all of this statement is correct. इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ लेट अस मूव टू द एक्सप्लेनेशन स्लाइड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन टू दीज फैक्ट्स। नाउ फीटियन 1 मिशन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट हैज बीन लॉन्च रिसेंटली बाय चाइना। नाउ this mission is a significant development in the aerospace and the defense technology sector, and it involves the advanced propulsion mechanism like kerosene and air breathing engines. Now यहाँ से आपका दो फैक्ट्स आपको यहाँ पे समझने पड़ेंगे। सबसे पहला कि एक फीटियन मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय चाइना। इन एडिशन टू दैट यहाँ पे साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दैट यू नीड टू नो, दैट इज यूज ऑफ केरोसिन। यहाँ पे केरोसिन हैज़ बीन यूज्ड इन दी रॉकेट इंजन्स। सो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स के पार्ट में या साइंस के कंटेक्स्ट में दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट केरोसिन का यूज होता है रॉकेट के इंजन्स में। ठीक है, नाउ इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट सम ऑफ द वेरियस मिशन जो अभी कंडक्ट किए गए हैं एंड विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला मिशन तो लॉन्च किया गया था बाय इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन plus NASA. NASA and ISRO, they both collectively launched the NISAR mission. ठीक है, this mission is a synthetic aperture radar mission and ये लॉन्च किया था इसरो एंड नासा ने। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज अबाउट द प्रोबा 3 मिशन। नाउ प्रोबा 3 मिशन ये लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसके अलावा द स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ में रहा है एंड इट हैज़ बीन वेरी मच इन न्यूज़। वाई? क्योंकि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं विद इन द पास्ट 2 years, जहाँ से एक क्वेश्चन तो आना 110% कन्फर्म है। सबसे पहला डेवलपमेंट तो अगर मैं आपको बताऊं तो यू विल नो that the Aditya L1 mission was launched by ISRO and this was a mission to study the sun's outermost layer, सन की कोरोनोस्फेयर को स्टडी करने के लिए दिस आदित्य L1 मिशन was launched. अनदर इंपॉर्टेंट मिशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय नासा या विच इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय नासा इज द शुक्रयान मिशन। नाउ ये आपको पता होना चाहिए, दिस शुक्रयान मिशन इज मिशन टू द प्लैनेट वीनस एंड द टारगेटेड ईयर ऑफ लॉन्च इज 2028। इसरो इज गोइंग टू लॉन्च दिस मिशन एंड इसका टारगेट ईयर है 2028 तक इस मिशन को हमने लॉन्च करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अबाउट द चंद्रयान 5 मिशन, नाउ दिस मिशन is jointly being conducted, it will be jointly be conducted by the ISRO and the Japanese space agency JAXA. ठीक है, and this mission is also known as the LUPEX mission, ये आपको पता होना चाहिए। and LUPEX mission is going to be launched by ISRO and Japanese space agency.
ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड यू शुड नो अबाउट दिस पॉइंट, इज अबाउट द इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन। India's own space station. To start this space mission, the space mission or to establish India's own space station, ये इनिशिएट होने वाला है फ्रॉम द ईयर 2028 एंड इंडिया हैज एम्ड टू establish इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय द ईयर 2035। ठीक है। नाउ स्पेस मिशन के ही रिगार्डिंग एक टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, दैट इज द स्पेडेक्स। नाउ स्पेडेक्स इज द स्पेस डॉकिंग। ऑब्वियसली ये स्पेस डॉकिंग मिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड ये स्पेडेक्स मिशन भी कंडक्ट किया था इसरो ने। नाउ मैंने आपको क्यों बताया है स्पेस स्टेशन को रिलेट करके स्पेडेक्स से, बिकॉज स्पेडेक्स स्टैंड्स फॉर स्पेस डॉकिंग एंड आपको पता है अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो अर्थ की ऑर्बिट में मूव कर रहा है। जो भी रॉकेट्स वर्ल्ड से यहाँ पे नासा या इसरो यहाँ से रॉकेट जो है वो स्पेस में जाते हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके डॉक होते हैं। सो डॉकिंग इज वेरी मच एसेंशियल सो दैट जो हमारा स्पेस स्टेशन बनेगा वहाँ पे हमारे रॉकेट्स जाके डॉक कर सकें एंड डॉकिंग के थ्रू जो भी एस्ट्रोनॉट गए हैं वो स्पेस स्टेशन में रह सके। ठीक है। सो ये स्पेडेक्स मिशन वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड रिसेंटली 2025 में ही द स्पेडेक्स मिशन वाज सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्टेड बाय इसरो एंड इंडिया हैज बिकम द ओनली द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट दिस स्पेस डॉकिंग। ठीक है। इस सारे के सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ ड्रॉर 1 पे भी यहाँ पे देयर वाज अ क्वेश्चन कि ड्रॉर 1 इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इजराइल। ओके, नाउ यस दिस इज करेक्ट। ड्रॉर 1 Israel's most advanced communication satellite which was launched on 13 July 2025। अब ये लॉन्च कैसे हुई? तो स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट से यहाँ पे ये लॉन्च हुई थी फ्रॉम द केप कैनावरल इन यूएसए। आपको पता होना चाहिए दिस स्पेस एक्स, दिस टेस्ला, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज ओन्ड बाय इलॉन मस्क। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, next is about Alyssa Carson. Now she has become among the first human to go to the Mars. Yeah, अभी तक she has not gone to Mars, but she will be the first person among the first human to go to the Mars. And ये Mars पे this mission will be conducted by NASA. ये आपको पता होना चाहिए। Okay. So यहाँ पे D हमारा absolutely correct होगा। Let's now move to the next question जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। अगर आप कोई क्वेश्चन ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ वी हैव टू मेंशन द करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर। नाउ इंडियाज लार्जेस्ट क्लोरोटुलिन प्लांट हैज बीन ओपन्ड इन दहेज, गुजरात। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च AI करियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव। थर्ड है हमारा द ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट हैज बीन launched by the Directorate of Revenue Intelligence। नाउ सिर्फ आपके लिए ये करंट अफेयर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि कुछ ऑपरेशंस कंडक्ट होते हैं उनका कुछ मतलब होता है। ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट जो मैंने दिया है ना, इसमें मैंने यही कोशिश की है कि आई टेल यू द स्टैटिक पार्ट एज वेल सो दैट आपको समझ में आए। सिर्फ आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए उसको याद ना करो या रट्टा ना मारो। ठीक है। सो आई होप कि आपने क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल। यहाँ पे ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर गिवन हियर इज करेक्टली मैच्ड। नाउ व्हाई इज दैट सो? पहला ऑप्शन था हमारा द लार्जेस्ट क्लोरोयूटिलीन प्लांट विच हैज बीन ओपन्ड इन दहेज, गुजरात। ठीक है। नाउ इस प्लांट का क्या पर्पस है? Now the purpose, the aim is to produce high value chlorine based product। Now ये जो chlorine based product होंगे
These are vital materials for industries such as pharmaceuticals, agrochemicals, perfumes and solvents. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो क्लोरीन बेस्ड प्रोडक्ट होंगे इट इज वाइडली यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, in the agrochemicals industries, in the perfume industries and as a solvent. So अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पॉइंट ज़रूर मार्क कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकता है। यूपीएससी आपको ये नहीं पूछेगा कि सबसे पहला क्लोरोयूटिलीन प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, नो, दे विल आस्क अबाउट द कंसेप्चुअल पार्ट कि ये प्लांट जो है वो क्लोरीन बेस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। Now these chlorine based product will serve as a raw material for pharmaceuticals, agrochemicals. तो यूपीएससी अगले साल ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरीन बेस्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन दी फार्मा इंडस्ट्रीज, एग्रोकेमिकल्स। ठीक है। नाउ क्लोरीन से रिलेटेड आप एक और फैक्ट याद रख सकते हैं कि क्लोरीन इज ऑल्सो यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर। इन एडिशन टू दैट जो टीयर गैस होती है, whenever there is a riot like situation, so the पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस द टीयर गैस। एंड टीयर गैस से क्या होता है, ये गैस जब आंखों पे डायरेक्टली इंपैक्ट करती है तो बहुत ज़्यादा टीयर्स आते हैं, एंड इस टीयर गैस में भी क्लोरीन का यूज़ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा जो AI करियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव था विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड द माइक्रोसॉफ्ट। ओके, नाउ ये जो इनिशिएटिव है AI करियर्स फॉर वुमेन, इसका एम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एम इज टू एम्पावर वुमेन अक्रॉस इंडिया टू परस्यू करियर्स इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, the objective is to bridge the gender gap in AI and emerging technologies by equipping women with industry aligned AI skills. बेसिकली इसका टारगेट है, AI करियर्स फॉर वुमेन का टारगेट है कि वुमेन्स को प्रोवाइड करना विथ AI स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स प्रोवाइड करना, एंड जो जेंडर गैप है इसको ब्रिज करना। अब यहाँ पे जेंडर गैप की बात आ गई है तो यू शुड नो अबाउट द जेंडर गैप रिपोर्ट जो रिसेंटली 2025 में रिलीज हुई है। नाउ इन दिस जेंडर गैप रिपोर्ट इंडिया का जो रैंक है इट इज 131st रैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ और इंडेक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 105th। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडेक्स आता है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, दैट इज द SDG इंडेक्स। ठीक है, SDG इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 99th। नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडिया टॉप 100 में यहाँ पे अपने आप को इंक्लूड करने में इट हैज़ बीन सक्सेसफुल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द SDG इंडेक्स, सो टोटल 17 गोल्स हैं इसमें जिसको कि अकम्प्लिश करने का टारगेट है बाय द ईयर 2030। ये स्टैटिक पार्ट है, ये भी पता होना चाहिए आपको। आई होप कि आप समझ पा रहे हो जिस तरीके से मैं आपको चीज़ों को लिंक करके बता पा रहा हूँ। अगर आपको इस तरीके से समझ पा रहे हो आप तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना दैट यू आर गेटिंग हाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू थिंग्स। ओके, SDG इंडेक्स 17 गोल्स हैं जिसको कि आप अकम्प्लिश करना है बाय द ईयर 2030। ओके, ऑल्सो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट होती है दैट इज द SDSN समिट, ये इस साल की समिट हुई है न्यू दिल्ली में, ये भी पता होना चाहिए आपको। एंड द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हैज बीन अडॉप्टेड। ओके, कुछ इंडेक्स मैंने आपको यहाँ पे डिवाइस करा दिए। एक और इंडेक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक इस साल का 39th है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं वुमेन्स की यहाँ पे बात हुई तो हमने जेंडर गैप से हमने अभी बहुत सारी चीज़ें देखी। इसके अलावा एक इनिशिएटिव हैज़ बीन इन न्यूज़ दैट इज़ द शी बॉक्स पोर्टल। और शी बॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय द
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो शी बॉक्स पोर्टल इज इक्वली वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जो हमारा थर्ड पॉइंट था, अब इज अबाउट ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। दिस हैज बीन लॉन्च बाय द डायरेक्टरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस। एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट इट वाज लॉन्च्ड बाय द डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस। इस ऑपरेशन का गोल क्या था? अब कोई भी ऑपरेशन मैंने आपको बताया था बिना मतलब के नहीं होता है। सो दिस ऑपरेशन is focused on intercepting and preventing the illegal import of goods originating from Pakistan post पहलगाम अटैक्स। पहलगाम का अटैक, अब यहाँ पे अगर पहलगाम अटैक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो आपको डेट याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिक इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 22 अप्रैल को ये डिवास्टेटिंग अटैक हुआ था ऑन द इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, पहलगाम अटैक। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर वॉज कंडक्टेड ऑन May 7, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर पहलगाम अटैक के बाद क्या डेवलपमेंट हुई, तो ऑपरेशन सिंदूर के कंपैरिजन में, ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ऑल्सो कंडक्टेड एन रिटेलिएटरी स्ट्राइक विच वॉज अ लार्ज फेलियर। बट उस ऑपरेशन का नाम दैट पाकिस्तान कंडक्टेड अगेंस्ट इंडिया वॉज बुनियान उल मरसूस। दिस वॉज द नेम ऑफ द operation that was conducted by Pakistan against India, which proved to be a largest failure in the history of modern warfare, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पहलगाम अटैक्स के बाद all of the diplomatic relations plus the economic relations between India and Pakistan, जो भी थोड़े बहुत यहाँ पे चल रहे थे, all of that ended and इंडिया ने सारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सारा कुछ बैन कर दिया। डायरेक्टली तो होता नहीं था, बट गल्फ कंट्रीज के थ्रू अभी पाकिस्तान यूज टू सेंड देयर प्रोडक्ट टू द गल्फ कंट्रीज। दुबई हो गया, सऊदी हो गया, इनको वो प्रोडक्ट बेचता था एंड वहां से वो प्रोडक्ट इंडिया में आ सकता था, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी ट्रेड वॉज अलाउड, बट दिस वॉज ऑल्सो बैंड। एंड इसी को टारगेट करने के लिए जो इलीगल इंपोर्ट ना किया जा सके ऑफ द गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, following a comprehensive ban imposed by the government of India in May 25 on all direct and indirect imports from Pakistan. So यही इस ऑपरेशन को डीप मैनिफेस्ट बोला गया, ठीक है। समझ आ गया, कंटेक्स्ट भी समझ में आ गया होगा। नाउ इस कंटेक्स्ट के साथ साथ एक और चीज इंडिया ने किया था विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था, एंड ये क्वेश्चन बीपीएससी 71st के एग्जाम में पूछा भी गया है। दिस क्वेश्चन वॉज ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी पे ये क्वेश्चन था, मैंने 10 बार से ज़्यादा बताया है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी, जिसमें कि जो पाकिस्तान को 3 रिवर्स अलॉट किए गए थे जिनका वाटर द पाकिस्तान कैन यूज, एंड इंडिया को 3 रिवर्स यहाँ पे अलॉट की गई थी, ठीक है। इंडस, चेनाब, झेलम, ठीक है। दीज वेर द रिवर्स दैट वर अलॉटेड टू पाकिस्तान, एंड इंडिया को अलॉट किया गया था रावी, ब्यास एंड सतलुज। रावी, ब्यास एंड सतलुज वेयर अलॉटेड टू इंडिया, एंड ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले भी बताया था। एंड इसके अलावा अराउंड 25 प्लस क्वेश्चन आए हैं जो हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स थे। बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन सीट हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे ये सारे प्रूफ्स देख सकते हो जो मैंने ट्रांसपेरेंसी से पोस्ट किया है वहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे ऑल हमारा करेक्ट आंसर होगा, एंड आई होप कि अच्छे से आपका रिवीजन चल रहा होगा, एंड आपको इसमें इंटरेस्टिंगली आप बहुत स्टैटिक भी पढ़ पा रहे होगे एंड करंट अफेयर्स भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ द स्पोर्ट्स सेक्शन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर इंक्लूडेड इन द विजडेंस लीडिंग क्रिकेटर्स, ठीक है। विराट कोहली, हरमनप्रीत कौर, विराट कोहली, स्मृति मंदाना, जसप्रीत बुमराह, हरमनप्रीत कौर एंड जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंदाना। अब इसमें कुछ कंसेप्चुअल समझाने का नहीं है, स्ट्रेट अवे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंदाना, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे, डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ सम ऑफ द अदर नोटेबल विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर: गस एटकिंसन फ्रॉम इंग्लैंड, जेमी स्मिथ फ्रॉम इंग्लैंड, डैन वोडल फ्रॉम इंग्लैंड, लियाम डॉसन इंग्लैंड एंड सोफी लेक्सन फ्रॉम इंग्लैंड। इनको भी नोटेबल विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर्स का अवार्ड मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आईसीसी के अवार्ड्स की, तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए।
जसप्रीत बुमराह की मैं बात करूं तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको दिया गया है। ठीक है, अब अफगानिस्तान के भी एक ऑलराउंडर है हजमतुल्ला उमरजई, उनको भी एक अवार्ड दिया गया है बाय आईसीसी। कौन सा अवार्ड है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा ऑन द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Now, this question asks about the advisory jurisdiction of the Supreme Court is mentioned in which article of the Constitution? Now, यहाँ पे जो ये तीन आर्टिकल है, ये तीनों के तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रॉम द पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 143 दिया है तो आप एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, क्योंकि द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 143। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू सुप्रीम कोर्ट के सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, एंड विद इन 3 to 4 मिनट्स आपका ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सबसे पहले। सो आर्टिकल 143 is a constitutional provision in which the Indian Constitution grants the Supreme Court the advisory jurisdiction. नाउ अब इस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का नेचर क्या है? सो एज द नेम सजेस्ट एडवाइजरी, इसका मतलब एडवाइस। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग मतलब कि उस डिसीजन को प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। तो दैट इज द सेम नेचर यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का। नाउ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में 143 आर्टिकल में दिस इज मेंशन्ड, एंड द एडवाइस दैट इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट is not binding on the president. It is not binding. ठीक है, it allows the president of India to refer to the question of law or the fact that are of public importance to the Supreme Court in its opinion. Advisory opinions are not binding on the president or other bodies. These serve as a guidance or advice, and they do not have force of a judgment or legal precedence. मतलब जो एडवाइस होगी, जो सुप्रीम कोर्ट विल टेंडर टू द प्रेसिडेंट, उसको जजमेंट जो है जजमेंट में नहीं माना जाएगा एंड उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स दैट एडवाइस कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन एनी लीगल मैटर्स। ठीक है, अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का सोर्स कहाँ है? सो दिस प्रोविजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेक्शन 213 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट which empowered the governor general to seek the advisory opinion from the federal court. So ये जो provision है of the advisory jurisdiction, this is mentioned, this has been taken from the government of India act. Now यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड तीन टाइप की यहाँ पे जुरिस्डिक्शन होती है। The first one is the original jurisdiction. This is the original jurisdiction. सेकेंड पे आती है हमारी appellate jurisdiction, and the third one is the advisory jurisdiction. ठीक है, now any of the dispute, original jurisdiction का मतलब क्या है कि ये पावर is only vested in the Supreme Court of India. ठीक है, for example if there is a dispute between one state or two states or more and the center, ये सारे जो प्रोविजंस है दिस इज कवर्ड अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओके, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस हियर, आर्टिकल 141 की मैं बात करूं, सो इन आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, the law declared by the Supreme Court is binding. The law that is declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India. This is Article 141. ठीक है, Article 142 includes the power of the Supreme Court to do complete justice. जब भी कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, देन वहां पे आर्टिकल 142 के अंदर में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे सकता है व्हेन द सुप्रीम कोर्ट थिंक्स दैट कंप्लीट जस्टिस के लिए
यहाँ पे हमको आर्टिकल 142 को इन्वोक करना है, एंड अंडर 142 आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट कैन डू द कंप्लीट जस्टिस। 143 आर्टिकल मैंने आपको बताया विच कंप्राइजेस ऑफ द यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सो दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एज यहाँ पे 124 आर्टिकल मैं बता रहा हूं, यहीं पे मैं आपको रिट्स के बारे में भी बता देता हूं जहां से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ रिट्स को इशू करने की पावर हाई कोर्ट के पास भी है। दिस पावर लाइज विद द हाई कोर्ट as well as this power lies with the Supreme Court. बट एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे रिट्स एज वी नो द पावर टू इशू रिट्स इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, एंड सॉरी हाई कोर्ट से रिलेटेड मेंशन्ड है आर्टिकल 226 में, एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है आर्टिकल 32 में। बट द पावर टू इशू रिट्स ऑफ हाई कोर्ट, the power to issue writs by the High Court is wider than that of the Supreme Court. क्यों रिट्स की पावर? Although the Supreme Court is the highest court of law in the country, still the रिट जुरिस्डिक्शन की मैं बात करूं, रिट्स को इशू करने की मैं बात करूं, वहां पे हाई कोर्ट की पावर ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, because the Supreme Court can issue the writs only for the enforcement of the fundamental rights. Supreme Court issue कर सकता है writs only for the enforcement of fundamental rights, whereas the High Court can issue writs for the purpose of the fundamental rights or any other reasons. ठीक है, so हमने देखा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स इशू कर सकता है, whereas the high court can issue the writs for the purpose of fundamental rights or any other reasons. That is why the writ jurisdiction of high court is wider than that of the supreme court. In addition to that, हमारे 5 टाइप के रिट्स होते हैं, that is the habeas corpus, ठीक है, mandamus, certiorari, ठीक है, उसके बाद में quo warranto, एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये 5 रिट्स यहाँ पे होते हैं। आई होप कि ये सारा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड अब आप इन फैक्ट्स को नहीं भूलोगे। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे कर दिया आपको। सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रेश वाटर फौना असेसमेंट, इट वाज डन बाय। ठीक है, नाउ you can take a minute or so to solve this question. ठीक है, now I hope कि आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, एंड अगर आपने यहाँ पे करेक्टली मेंशन किया है ऑप्शन ए को, तो आपने बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर किया है, बिकॉज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज IUCN। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारे स्टैटिक्स पॉइंट भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये सारे ऑप्शंस लिए हैं आपको स्टैटिक के पॉइंट्स बताने के लिए। बट बिफोर लेट अस सी कि यहाँ पे फर्स्ट फ्रेश वाटर फौना असेसमेंट दैट हैज बीन डन बाय द IUCN, इसमें और क्या क्या मेंशन्ड है। ठीक है, नाउ it is the first ever coordinated global assessment of freshwater animals for the IUCN Red List of the Threatened Species। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो रेड लिस्ट है that comprises all the threatened species, and ये रेड लिस्ट भी रिलीज करता है हमारा IUCN। ठीक है, ओवर 1000 साइंटिस्ट को 20 ईयर्स का से ज़्यादा का समय लगा इसको कंपाइल करने में, एंड इन एडिशन टू दैट इस रिपोर्ट में दिस इज मेंशन्ड दैट अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द फ्रेश वाटर स्पीसीज आर थ्रेटन्ड विद द एक्सटिंक्शन। अब यहाँ पे इस पॉइंट को आप मेंस में यूज कर सकते हैं, क्लाइमेट वाले सेक्शन में। कैसे आप यूज कर सकते हैं? बिकॉज एज द वाटर इज गेटिंग डिप्लीटेड, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर इज गेटिंग डिप्लीटेड, द वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड यूट्रोफिकेशन एक
कंसेप्ट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाटर में बढ़ जाते हैं, जिसमें कि एल्गल ब्लूम होता है। एल्गल ब्लूम होने की वजह से क्या होता है, द सनलाइट कैन नॉट रीच द डीपर साइड्स ऑफ द वाटर, एंड बिकॉज ड्यू टू द एल्गल ब्लूम, ये एल्गल ब्लूम से क्या होता है, द सर्फेस ऑफ द वाटर गेट्स कवर्ड, the sunlight cannot penetrate deeper down into the ocean, and then it affects the coral reef. ठीक है, so water वाले कंसेप्ट में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो कि एज पर द ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स 25% ऑफ द फ्रेश वाटर स्पीसीज आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। ठीक है, और इस रिपोर्ट में क्या मेंशन्ड है, इट हाईलाइटेड द primary threats such as pollution, dam, agricultural impact, habitat degradation and invasive species। ये सारे पॉइंट में आप इसका डेटा आप मेंशन कर सकते हो। It helps to identify the key biodiversity hotspot like Western Ghat, Lake Victoria, Sri Lanka wet zone, provides crucial data to guide conservation efforts and inform सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। अब एसडीजी गोल्स आपको पता होने चाहिए, टोटल 17 गोल्स हैं which is to be aim to be achieved by the year 2030। ठीक है ना, अब देखते हैं, अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ, इट इज अबाउट द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर। नाउ आईयूसीएन की सबसे पहले बात करें तो देखते हैं आईयूसीएन के बारे में सम ऑफ द स्टैटिक इंफॉर्मेशन। नाउ जो एग्जाम्स है रेलवे, एसएससी एटसेट्रा, यहाँ पे आईयूसीएन का फुल फॉर्म कैन बी आस्क्ड, जिसका होता फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दिस इज द फुल फॉर्म। ओके, when was it established? It was established in the year 1948, and इसका जो हेडक्वार्टर है आईयूसीएन का, दिस इज इन ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, सो रेड लिस्ट, इट ऑल्सो रिलीज द रेड लिस्ट जो मैंने आपको बताया, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द which constitutes the list of threatened species। okay, now this is enough for you यहाँ पे about the IUCN। now next let's talk about the UNEP। ठीक है, अब UNEP when was it formed? It was founded in the year 1972। okay, in addition to that, अगर मैं बात करूं इसके हेडक्वार्टर की, तो द हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन नायरोबी। इट इज सिचुएटेड इन नायरोबी विच इज इन केन्या। सो ये यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा द यूएनईपी होस्ट द सेक्रेटेरिएट, मतलब जितना भी इसका सेक्रेटेरिएट स्टाफ है, अबाउट अभी मैं जितने भी प्रोविजंस आपको बता रहा हूँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या कन्वेंशन बता रहा हूँ, यूएनईपी सर्व्स एज इट्स सेक्रेटेरिएट। नाउ यहाँ पे साइट्स, दिस इज ऑल्सो फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसके अलावा में बोन कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन। ना अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो मिनामाटा डिजीज इज कॉज ड्यू टू द मर्करी, एंड ये मर्करी से जो पॉइजनिंग होती है, इसको रोकने के लिए ही द मिनामाटा कन्वेंशन वॉज साइंड। इन एडिशन टू दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू द ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, इन सबका सेक्रेटेरिएट सर्व करता है यूएनईपी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओजोन लेयर की, तो आपको ये पता होना चाहिए द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, वेरियस पॉइंट्स आपके यहाँ पे रिवाइज हो गए। सो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए अबाउट द यूएनईपी। नेक्स्ट जो है हमारा है WMO, दैट इज द वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू द वेदर रिलेटेड यहाँ पे प्रोविजंस दैट आर वर्किंग। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1944। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। एंड देयर आर बेसिकली 5 ऑर्गेनाइजेशंस इन दी वर्ल्ड बैंक। एक तो है IDA, देन देयर इज IFC, मीगा है, दैट इज मीगा है, देन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, एंड इज ICSID,
These are the 5 organizations that are under the World Bank Group. एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप इन टोटलिटी का काम होता है डेवलपिंग नेशंस को लोन देना, सो दैट अलग एस्पेक्ट में वो इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे बूस्ट कर सके। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने एक बताया है, बट आपको मोर देन 30 प्लस यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। द फर्स्ट इज द UN80 इनिशिएटिव, व्हेन वाज इट अंडरटेकन? सो इसका मेन गोल क्या था? इट सॉल्व्स द इश्यूज लाइक कंफ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट, इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। बैटरी समिट 2025 की कहाँ पे हुई थी? तो ये यहाँ पे न्यू दिल्ली में हुई थी। आपको बताना है कि ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, और बोथ ऑफ द स्टेटमेंट गिवन हियर इज करेक्ट। सो आप इस क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। इफ आपका आंसर बोथ है तो एब्सोल्युटली आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे डायरेक्शन में आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि द करेक्ट आंसर इज बोथ। Let us now see the explanation to both of these points, and then मैं आपको कुछ बहुत important static point बताऊंगा। First is the UN80 initiative. Now this initiative aims to enhance the UN's capacity to effectively respond to the today's complex global challenges, and it also includes the issues that relate to conflict, displacement. अब displacement किसका? डिस्प्लेसमेंट मतलब माइग्रेशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स्ड मूवमेंट ऑफ पीपल, एज वी हैव सीन इन द इजराइल पैलेस्टीन का जो अभी वॉर चल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल इन गाजा। दिस यहाँ पे UN80 इनिशिएटिव में इनके रिलेटेड भी यहाँ पे प्रोविजन है। इनइक्वालिटी एंड द क्लाइमेट चेंज, ये UN80 इनिशिएटिव इन सबको टारगेट करता है। The focus area is of conflict resolution, humanitarian response, reducing inequalities, mitigating climate change impacts, and addressing the technological transformation. So this is what UN80 initiative is all about. ठीक है, कोर चीजें आपको पता होनी चाहिए। conflict resolution, humanitarian responses, इसको आप लिंक कर सकते हैं। अभी द रीसेंट वॉर जो अभी बहुत सारे कंट्रीज में हुआ है, इजराइल का पैलेस्टीन के साथ अभी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। इन एडिशन टू दैट रशिया यूक्रेन तो काफ़ी टाइम से है। ठीक है, सो इनके रिलेशन में ही दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट, हमारा सेकंड पॉइंट था अबाउट द बैटरी समिट ऑफ 2025। सो ये यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है कि बैटरी समिट इट वाज हेल्ड इन द न्यू दिल्ली। ठीक है, मई 28, 2025 को ये हेल्ड हुई थी। It aims at bringing together over 500 participants from the government industries, academics, and research institutions to advance innovation and collaboration in energy storage. It focuses on sustainable, self-reliant battery ecosystem to support India clean energy transition and achieve the net zero 2070 goal. अब यहाँ पे important point, अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करते हैं तो आपको ये यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि इंडिया का नेट ज़ीरो यहाँ पे गोल है अचीव करने का बाय द ईयर 2070। एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है अपकमिंग एग्जाम्स में कि नेट ज़ीरो अचीव करने का एम इंडिया ने कब तक का रखा है, तो 2070। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन रेलवेज के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, इंडियन रेलवेज ने कार्बन न्यूट्रल होने का गोल यहाँ पे रखा है 2030, बाय द ईयर 2030। इन एडिशन टू दैट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बात हो रही है समिट्स की। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना अभी रिसेंट की जो समिट्स यहाँ पे हुई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द क्वाड समिट ऑफ 2025। अब क्वाड की मैं बात करूं तो बिफोर द समिट आपको ये पता होना चाहिए द मेंबर नेशंस आर USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द क्वाड नेशंस। 2025 समिट की मैं बात करूं तो ये वॉशिंगटन में हुई है। ठीक है, द क्वाड 2025 समिट वाज हेल्ड इन वॉशिंगटन USA
And talking about the Quad 2026 summit, this is going to be conducted in India. And ये important हो जाता है because 2026 की summit हमारे इंडिया में है. ओके, क्वाड क्लियर हो गया. यहां पे फिर मैं अब आपको बताता हूं अबाउट द SCO समिट. SCO समिट अब 2024 की जो समिट हुई थी ये हुई थी ये हुई थी अस्ताना में, अस्ताना इन कजाकिस्तान. टॉकिंग अबाउट द 2025 समिट. अब 2025 की समिट कहाँ पे हुई है? अभी रिसेंटली हुई है, बहुत लोगों को पता भी होगा. किंदाओ विच इज इन चाइना. यहाँ पे SCO की समिट हुई है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बता करूं तो G20 की समिट है. 18th G20 की समिट हुई है ब्राजील में. 2025 में ये हुई है. एंड अगर मैं बात करूं 19th G20 समिट की, ये कंडक्ट होने वाली है साउथ अफ्रीका में. इन एडिशन टू दैट इस साल एक और समिट हुई है. अब हम बात करते हैं नेटो की. अब नेटो इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में. एंड इसकी जो 2025 की समिट हुई है, दिस वाज हेल्ड इन हेग, नीदरलैंड. हेग नीदरलैंड में 2025 की समिट हुई है. 2026 की नेटो समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन टर्की. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना. ठीक है, आपका ही लॉस होगा इसमें. ओके. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बिम्स्टेक की, तो जो बिम्स्टेक की समिट है वो थाईलैंड में हुई है. ये आपको पता होना चाहिए. ओके. इन एडिशन टू दैट अगर मैं बात करूं और कौन सी समिट हमारी यहाँ पे रह रही है, तो ये है हमारी ब्रिक्स की समिट. अब ब्रिक्स की समिट लास्ट ईयर हुई थी कजान में. कजान इज इन रशिया. 2024 की ब्रिक्स समिट रशिया कजान में हुई थी. एंड 2026 की जो समिट 2025 की जो समिट है, दिस वाज कंडक्टेड इन ब्राजील. ओके. सो यहाँ से आई होप कि आपको ये सारी समिट्स एंड ऑल बहुत अच्छे से आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया होगा. ठीक है, बहुत सारी समिट्स मैंने आपको बता दी ऑलरेडी. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट एंड मेरे ख्याल से दिस इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज सेशन. सो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं. नाउ दिस इज बाय विच पार्ट ऑफ द मिडिल, जस्ट अ सेकेंड, which part of the Middle East was proposed to be redeveloped as the Riviera of the Middle East by Donald Trump. ठीक है, रिवेरा ऑफ द मिडल ईस्ट किस पार्ट को डिक्लेयर करने का यहाँ पे बोला गया था? सो द डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने बोला था कि गाजा को हम रीडेवलप कर सकते हैं एज द रिवेरा ऑफ मिडल ईस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए अबाउट राफा. Now what is Rafah? So Rafah में एक क्रॉसिंग है which is known as the Rafah crossing. Rafah crossing कहाँ पे पड़ती है? So this is in Egypt and ये बॉर्डर मार्क करती है इजराइल के साथ. इन एडिशन टू दैट अभी जो हमारे वेस्ट एशिया में यहाँ पे डिस्प्यूट एंड मिडिल ईस्ट में डिस्प्यूट चला है, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए कंडक्टेड, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहला यहाँ पे मैं बताऊंगा अबाउट द राइजिंग लायन. ठीक है, अब ये राइजिंग लायन ऑपरेशन व्हेन इजराइल अटैक्ड ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज वेयर टारगेटेड बाय इजराइल. ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज वेयर टारगेटेड अंडर द ऑपरेशन राइजिंग लायन. एंड इन 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज का नाम है इस्फहान, फोर्डो एंड नातांज. ठीक है, अब ये तो अटैक किया था इजराइल ने ईरान पे. सेकंड हमारा जो अटैक था वो था मिडनाइट हैमर. नाउ दिस मिडनाइट हैमर ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय USA ऑन ईरान्स 3 न्यूक्लियर साइट इस्फहान, फोर्डो एंड नातांज. एंड यहीं पे इसी मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के टाइम पे
द यूएसए यूज्ड इट्स स्ट्रेटेजिक B-2 बॉम्बर्स, जिसमें कि बंकर बस्टर्स बॉम्ब का यूज किया गया था। बंकर बस्टर्स बॉम्ब का यूज किया गया था टू डिप्लीट द एनरिच्ड यूरेनियम। एनरिच्ड यूरेनियम को डिप्लीट करने के लिए बंकर बस्टर्स बॉम्ब का यहाँ पे यूज किया गया था अंडर दी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, अब ईरान ने भी रिटेलिएशन किया था इसराइल पे, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ट्रू प्रॉमिस, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3.0। ठीक है, दिस वॉज कंडक्टेड बाय ईरान व्हेन इट अटैक्ड इसराइल। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम जो है इट इज वर्किंग इन द मिडिल ईस्ट। एंड अगर मैं बता दूं स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स मिडिल ईस्ट में, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिकॉज द पार्लियामेंट ऑफ ईरान, द ईरान पार्लियामेंट passed a resolution जिसमें दे थ्रेटन टू क्लोज दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो वाटर बॉडीज को डिवाइड करती है? सो इट डिवाइड्स द पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्विस कनाल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो स्विस कनाल इट लिंक्स द रेड सी विथ मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे स्विस कनाल इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं। मोर और लेस अराउंड 50 मिनट्स की क्लास हुई होगी एंड अराउंड मैंने आपको 60 प्लस यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए हैं। स्टैटिक्स से लेके सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना एंड आपने वैल्यूएबल सजेशंस ज़रूर देना चैनल पे, so that I can bring more of this valuable content for all of you. So till then, keep studying and thank you for watching this video.